Good morning, students. Welcome back to the live class. And today our topic is pronoun, and in pronoun we will study interrogative pronoun first. हमने कल भी interrogative pronoun पढ़े थे, पर हम जल्दी जल्दी उनका रिकैप करेंगे. उसके बाद हम आगे डेमोस्ट्रेटिव pronoun पे जाएंगे. तो pronoun में आप लोगों को पता ही है वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. नाउन को हम रिप्लेस क्यों करवाते हैं? ताकि हम सेंटेंस को ज्यादा क्लियर समझ सके और सेंटेंस को छोटा बना सके. इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन मीन पूछना. हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम कुछ ना कुछ किसी से पूछते ही रहते हैं. बिना पूछे हमारा काम नहीं चलता है. हर क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है, फिर उस आंसर का भी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पार्ट ऑफ स्पीच. चाहे हम बोल रहे हैं चाहे हम लिख रहे हैं, तो हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन आने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. जो मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो है व्हाट, विच, हु, हुम, हुज. ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी आए थे, इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं. फर्क दोनों के बीच में क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन में ये वर्ड्स आते थे, ये बीच में आते थे जो कि क्लॉज को जोड़ते थे. पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जनरली ये शुरू में आएंगे. ठीक है, मे बी पॉसिबल कि ये बीच में आए, पर ज्यादातर चांस ये है कि ये शुरू में ही आएंगे. 4 वर्ड है: व्हाट, विच, हु, हुम, हुज. अब पहले तो हम देखते हैं कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था. उसका एक वर्ड लिखता हूं मैं. द बॉय who is standing there is my brother. अब इसमें हु जो है ये रिलेट कर रहा है बॉय को और ब्रदर को, कि वो जो लड़का वहां खड़ा है वो कौन है? मेरा भाई है. क्लियरली ये रिलेशन बता रहा है उसको. अब मान लो यही हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे? हु इज द बॉय standing over there. Who is the boy standing over there? कि वो जो लड़का वहां खड़ा है वो कौन है? अब जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो हमको आंसर नहीं पता होता है. ठीक है, जब हमने उसका आंसर दिया रिलेटिव प्रोनाउन में तो हमने क्या बोला? द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर. दैट मीन सॉरी, इसका आंसर जो है वो कहां पे है? यहां पे है. Who is the boy standing over there? हमने क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या मिला? द बॉय हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर इज माय ब्रदर. तो हु जो है वो किसके लिए यूज किया? हमने ब्रदर के लिए यूज किया वो. राइट?
ब्रदर जो है वो इसका नाउन है और प्रनाउन है हु। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे फिर से आते हैं कि व्हाट हमें कहां पे यूज करते हैं। पहली बात तो है इसे हम थिंग्स और एनिमल के लिए यूज करते हैं, और इसको हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स, एनिमल और पर्सन्स के लिए। जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो हम ज्यादा क्लियर होगा। और वहां पे यूज करते हैं जहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस हो, मतलब हमारे पास एक दो ऑप्शन नहीं हो, 10 15 20 ऑप्शन हो। जैसे मैं किसी से पूछता हूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो नाम जो है उसकी ऑप्शन बहुत बड़ी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, वो बोलेगा माई नेम इज श्याम या माई नेम इज राम। तो अब हमने यहाँ पे पीपल तो नहीं लिखा है, पर यहाँ पे पीपल आ रहा है ना, व्हाट इज योर नेम, तो हम पीपल का नाम ले रहे हैं। माई नेम इज राम, माई नेम इज श्याम, माई नेम इज गीता। क्योंकि यही जनरल क्वेश्चन होता है जो हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, और आस्किंग फॉर अ जनरल इंफॉर्मेशन, या किसी से कोई जनरल इंफॉर्मेशन पूछनी, व्हाट आर यू डूइंग, एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्लीपिंग, सो रहा हूं। आई एम ईटिंग, खा रहा हूं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है व्हाट डू यू लाइक टू ईट फॉर डिनर। तो डिनर के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है, अनलिमिटेड ऑप्शन है डिनर के लिए, कुछ भी खा सकते हैं हम। कोई जरूरी नहीं है कि दो ही चीजें हमारे पास ऑप्शन है और दो में से हमें एक चीज खानी है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली हमसे पूछा है कि व्हाट डू यू लाइक फॉर द डिनर। तो डिनर में बहुत सारे जितने भी खाने की चीजें हैं सब कुछ डिनर में आ गई, हम कुछ भी खा सकते हैं डिनर में। व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ दीज बुक्स, इन बुक्स के टाइटल्स क्या हैं। टाइटल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, टाइटल्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द बर्थडे, तो बर्थडे की प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी होती है, सिंपल प्लानिंग नहीं होती है बर्थडे की। जिसने सेलिब्रेट करना है उसने बहुत कुछ सोचा हुआ होता है, कोई लिस्ट बनाई होती है गेस्ट की, कोई खाने की लिस्ट बनाई होती है, कोई डेकोरेशन की लिस्ट बनाई होती है। व्हाट इज योर नेम, वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका नाम क्या है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी, कि आप जो मूवी देख के आए उसका नाम क्या था। ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं कि आप पिक्चर तो देखा है, तो उसका नाम क्या था। तो व्हाट इज द मोस्ट यूज इंटरोगेटिव वर्ड, व्हाट जो है वो हर जगह ही यूज हो जाता है। जहां पे व्हाट यूज होना वहां व्हाट ही यूज होगा। व्हाट इज योर नेम, हम ये नहीं बोल सकते विच इज योर नेम। विच इज योर नेम वो नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट विच, जब एक नैरो रेंज आ जाती है ऑप्शंस की, नैरो रेंज मींस हमारे पास लिमिटेड सी ऑप्शन है और उसमें से हमें आंसर देना है, तो हम क्या यूज करेंगे, विच। विच इज राम्स फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो हम बोल सकते हैं कि गिटार है, तबला है, हारमोनियम है। तो वो एक लिमिटेड सी ऑप्शन है, वो बड़ी वाइड रेंज ऑप्शन नहीं है। वी शर्ट शुड आई बियर, तो शर्ट किसी से पूछूंगा तो 3 4 ही बताऊंगा, उसको कोई 15 शर्ट तो बता नहीं दूंगा कि 15 में से बता कौन सी पहनूं। ऑप्शन या जो चॉइस होती है वो हमेशा 2 3 चीजों के बीच में होती है।
ड्रेसेस की चॉइस भी 2, 3 या 4 ड्रेसेस के बीच में होती है, अनलिमिटेड ड्रेस के बीच में चॉइस नहीं होती है। विच बुक डिड यू रेड? कौन सी बुक पढ़ी आपने? तो बुक एक टाइम में एक आदमी कितनी बुक्स पढ़ सकता है? एक ही पढ़ेगा, ज्यादा 2 पढ़ लेगा। कोई 10 बुक्स तो वो पढ़ नहीं सकता एक ही टाइम में। विच सीट वुड यू लाइक? आपको कौन सी सीट पसंद है? विच कार डू यू प्रिफर टू बाय? अब किसी ने कार खरीदनी है तो वो 10 कारों में से एक कार थोड़ी ढूंढेगा, उसने 3-4 कार स्पेसिफिक चूज की होगी, उसमें से वो एक कार लेगा। विच ऑफ दीज कुकीज डू यू वांट? कोई भी कुकीज हैं तो कुकीज भी अनलिमिटेड नहीं होंगी, वो 4 कुकीज हैं, 5 कुकीज हैं, 3 कुकीज हैं, उसमें से हमें कोई पूछ रहा है कि आपको इसमें से कौन सी कुकी चाहिए, तो विच को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? थिंग्स और एनिमल्स के लिए, और जहां पे हमारे पास लिमिटेड चॉइस है। व्हाट को हमने यूज किया थिंग्स, एनिमल्स और पीपल के लिए, जहां पे हमारे पास ब्रॉड रेंज ऑफ चॉइस है। ब्रॉड रेंज मीन्स ज्यादा बड़ी चॉइस है हमारे पास। नेक्स्ट इज हु। हु इज यूज फॉर द पर्सन जो करता है, जो काम कर रहा है, करता, सब्जेक्ट। क्या ये सब्जेक्टिव केस में आता है? जो कोई आदमी कोई काम कर रहा है उसके लिए हम हु को यूज करते हैं। या जो उस सेंटेंस में मेन आदमी है उसके लिए हम हु को यूज करते हैं। हु वन द रेस? अब रेस को एक आदमी जीता होगा स्पेसिफिकली, तो हु वन द रेस? राम वन द रेस। तो हु किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए यूज हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास आंसर नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसी से तुम लोग आंसर भी निकाल लेते हो और इसी से क्वेश्चन भी आ जाता है। मान लो तुम्हें सिर्फ ये पूछा है रीमा वन द रेस, और पूछा है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। टेस्ट में तुम्हें दिया हुआ है रीमा वन द रेस, और पूछा हुआ है कि इस आंसर का क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो नीचे ऑप्शन दी होगी तुम्हें, हु वन द रेस, विच वन द रेस, हुज वन द रेस, व्हाट वन द रेस। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि पर्सन के लिए हमने क्या यूज करना है? हु यूज करना है। तुम लिखेंगे हु वन द रेस। दूसरी ऑप्शन, क्वेश्चन दिया है हु वन द रेस, पूछेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या पूछ सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है? नाम दिए होंगे, मान लो में कोई और ही नाम हो, ठीक है, या कोई थिंग्स के नाम दे दिए होंगे, पर्सन्स के नाम दे दिए होंगे, तो तुम लोगों को ये बताना है कि इसमें से जो चॉइस है वो कौन सी एग्जैक्ट है या ठीक है। तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है और आंसर में ही उसका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में ही आंसर होता है और आंसर में ही क्वेश्चन होता है। Who lives in this big house? Who lives in this big house? इतने बड़े घर में कौन रहता है? स्नेहा lives in this big house. ठीक है, हमने अब नाम बोल दिया हु लिव्स, स्नेहा लिव्स, तो हु की जगह हमने स्नेहा को लिख दिया। अब आंसर दिया हुआ है स्नेहा लिव्स इन दिस बिग हाउस, तुमसे पूछा है कि उसका क्वेश्चन क्या होगा। तो तुम्हें पता है स्नेहा एक पर्सन है,
पर्सन के लिए हमने हु को यूज करना है, तो बाकी सेंटेंस वैसे ही होगा, हु लिव्स इन दिस बिग हाउस। और अगर क्वेश्चन पूछा है हु लिव्स इन दिस बिग हाउस, आंसर क्या होगा? ठीक है, हो सकता है कि एक नाम लिखा हो, एक लिखा हो किटी द कैट, एक लिखा हो ब्रूनो द डॉग। ठीक है, पर हम हु किस लिए यूज करेंगे? पर्सन के लिए यूज करेंगे। वैसे ही हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो डोर पे नोक एक आदमी करेगा ना, कोई भी दरवाजे पे आता है तो वही नॉक करेगा दरवाजे पे आके। हु इज सिंगिंग द सॉन्ग, गाना कौन गाएगा? इंसान गाएगा। कभी कभी चिड़िया भी गाना गा लेती हैं, गा लेती है चिड़िया भी गाना। दिस बर्ड इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पर वो सॉन्ग नहीं होता है, वो क्या होता है? क्योंकि उनकी, वो हमारे वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं, वो सिर्फ ट्यून निकालते हैं, अच्छी सी ट्यून चहचहाती हैं, जैसे कोयल होती है। ठीक है, उसकी एक बहुत ही कोमल सी आवाज होती है, पर वो गाना नहीं गाती है। Who will be the next president of the country? तो प्रेसिडेंट एक आदमी बनेगा। ठीक है, एक घोड़ा या एक कुत्ता तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, या एक टेबल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। Who has done this work? ये काम किसने किया? किसी ना किसी आदमी का काम है ये, उसी ने किया है। नेक्स्ट, whom। whom क्या होता है कि जो आंसर में एक्शन को रिसीव कर रहा है, कि हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो वो किसको मिल रही है? किसी को हमने थप्पड़ मारा, किसको मारा? किसी को थप्पड़ मारा, किसको मारा? तो वो बेचारा जो है वो आंसर में थप्पड़ खा रहा है। Whom did you give the key to? आपने चाबी किसको दी? आपने चाबी किसको दी? फिर से बोलता हूं कि हमें यहाँ पे नाउन का पता नहीं होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नाउन का पता नहीं है, प्रनाउन का पता है कि हु जो है वो प्रनाउन है, पर यूज किसके लिए किया हुआ है? जब तक हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हु किसके लिए यूज किया है। Whom did the police suspect of crime? पुलिस किसको सस्पेक्ट कर रही है क्राइम के लिए? किसको? तो ये काम किसने किया है? Whom did you see yesterday? कल तुम किससे मिले? ठीक है, या किसको मिले? कल तुम किसको मिले, किससे मिले? Whom do you wish to see? आप किससे मिलना चाहते हो, या किसको मिलना चाहते हो? Whom did you invite to preside over the function? आपने किसको बुलाया है फंक्शन के लिए, प्रिजाइड करने के लिए? तो whom क्या है? जो कि क्वेश्चन में जिसके ऊपर काम हो रहा है। एक कर्ता होता है ना, तो काम करता है। ठीक है, एक कारक होता है जिसके ऊपर काम, तो हम होम को बोलेंगे कि वो एक तरफ का कारक है जिसके ऊपर काम हो रहा है। आई एम गिविंग कीज टू राम। आई एम गिविंग कीज टू राम, किसको दे रहा हूं मैं कीज? राम को। राम जो है वो रिसीव कर रहा है, रिसीवर है वो। तो इसका क्वेश्चन क्या है? होम डिड यू गिव द की टू? आपने की किसको दी? हुज। हुज जो होता है पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस का मतलब जो चीज हमारे पास है, जो हमारी पोजेशन में है, हमारे पास है, जिसके हम मालिक हैं, उसको बोलते हैं पोजेशन होना, या पॉजेसिव केस होता है वो।
तो हु में हम बोलेंगे whose is this red big notebook? ये किसकी है? रेड बुक नोटबुक किसकी है? किसकी है मतलब इसका मालिक कौन है? पोजेशन शो कर रहे हैं हम। whose pants are these? ये पेंट्स किसकी हैं? हम सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसकी। पहले हमने बोला किसको। whom are you waiting for? आप किसका इंतजार कर रहे हो? whom are you waiting for? और whose is this beautiful house? whose is this beautiful house? हम पूछ रहे हैं कि उस घर का मालिक कौन है। वो भी पर्सन है एक, उसके बारे में हमने पूछा है। whose idea was this project? ये प्रोजेक्ट किसका आइडिया था? whose jacket is on the chair? जैकेट के ऊपर किसकी चेयर है? जैकेट के ऊपर, चेयर के ऊपर, सॉरी, चेयर के ऊपर किसकी जैकेट है? whose jacket is on the chair? चेयर के ऊपर किसकी जैकेट है? तो बोलने का मतलब ये है कि whose का मतलब क्या हुआ? किसका या किसकी? किसकी। मैं बोलूं कि ये कॉपी किसकी है तो वो उस कॉपी का मालिक हुआ। ये पेन किसका है? वो पेन उसका, वो आदमी उस पेन का मालिक हुआ। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब जब हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सीधा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शुरू में लगाते हैं और लास्ट में इंटेरोगेशन का साइन लगा देते हैं। तो वो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हमने बनाने हैं इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन पूछते भी हैं पर डायरेक्ट तरीके से नहीं पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं। कि क्वेश्चन पूछेंगे पर हम क्या करेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट बेस से पूछेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है एक, हमने पूछ लिया कि फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं हम, इंटरोगेशन का साइन लगा दिया। अब जो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो इंटरोगेटिव साइन के साथ खत्म नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। राज इज अ नाउन क्लॉज दैट पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। ये एक नाउन क्लॉज है जो कि पार्ट है स्टेटमेंट का। क्या बोला? इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस किसको बोलते हैं हम? जिसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और जिसका मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको पहले करते हैं। इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पूछता है, रिपोर्ट्स अ क्वेश्चन और आंसर अ क्वेश्चन। someone knows the answer to a question, whether someone knows नहीं, whether someone knows the answer to a question, they appear in the middle of the sentence. You are going to do what in Delhi? अब हमने क्वेश्चन पूछा, यू आर गोइंग टू डू व्हाट इन दिल्ली, तुम दिल्ली में क्या करने जा रहे हो। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका आंसर नहीं है कि वो दिल्ली में क्या करने जा रहा है। जब मैं इसका आंसर दे दूंगा आई एम गोइंग टू डू शॉपिंग इन दिल्ली, तो उसका कंप्लीट आंसर हुआ। राम वंडर्ड हु लेफ्ट दैट जैकेट ऑन द चेयर। हु, किसने छोड़ दी। अब वंडर्ड मतलब उसको पता नहीं है, राम वंडर्ड,
उसको नहीं पता है कि ये जैकेट चेयर पे किसने छोड़ी है। वो अपनी गैस लगा रहा है कि ये चैट किसने छोड़ दी होगी चेयर के ऊपर। अखिल आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू बाय फॉर माय बर्थडे। तो अखिल ने मेरे से पूछा कि मैं अपने बर्थडे पे क्या खरीदना चाहूंगा। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, आंसर मैंने उसको कोई नहीं दिया है कि मुझे कार चाहिए, मुझे ट्रक चाहिए, या कुछ और चाहिए, या ड्रेस चाहिए, शूज चाहिए। तो आंसर नहीं दिया है, तो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। जब तक हमें आंसर नहीं पता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। रश्मि डजंट नो हु गॉट द प्रमोशन। अब रश्मि को नहीं पता है कि प्रमोशन किसको मिली है, उसको नहीं पता है और ना ही वो पता करना चाह रही है। चाह भी नहीं रही है वो पता करना। सिर्फ उसको हमने क्या बोला है, रश्मि डजंट नो हु गॉट द प्रमोशन। रश्मि को नहीं पता है कि प्रमोशन किसको मिली है, और वो इसकी कोशिश भी नहीं कर रही है कि उसे पता चले। शी वॉन्ट्स टू नो हुज दीज आर, ये किसके हैं जानना चाहती है वो। तो उसके पास आंसर नहीं है। दे आस्क्ड whom टू कंसल्ट इन द मैटर, कि इस मैटर में हम किसको कंसल्ट करें, पूछ रहे हैं वो, पता नहीं है उनको भी। शी वॉन्ट्स टू नो हु, ये 2 बार आ गया है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम हुज को यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, सॉरी, जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हमें उसका या तो क्वेश्चन पता है या उसका हमें प्रोबेबल आंसर पता है, पर श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो डेमोस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, कि पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक चीज के लिए। जैसे कि मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं स्पेसिफिकली कि ये पेन मेरा है। ये पोजीशन भी शो कर रहा है कि ये पेन, दिस इज माई पेन, कि मैं इस पेन का मालिक हूं। और साथ में ये भी बता रहा है कि ये क्या है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। दिस इज अ कॉपी, ये एक कॉपी है। वो बता रहा है, उसको शो कर रहा है कि कि ये क्या चीज है। डेमोस्ट्रेटिव pronoun is used to demonstrate or represent the noun that acts as subject or object in the sentence। जो भी नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा सेंटेंस में, उसको रिप्रेजेंट करेगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, फिर से वही बात आ गई, मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, तो ये एक मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को कि दिस इज अ पेन। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं या बता रहा हूं कि ये एक पेन है। दिस दैट दीज दोज, 4 जो हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस दैट दीज दोज, 4 प्रोनाउन जो हैं वो डेमोस्ट्रेटिव हैं। दिस जो है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है। सिंगुलर फॉर्म एक चीज के लिए, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग दैट इज क्लोजर इन टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस और टाइम में हमारे साथ में हैं, उनके लिए यूज होता है दिस। दिस इज माई फेवरेट रेस्टोरेंट, कहीं पे मैं बैठा हूं या कहीं के उसके बाहर खड़ा हूं और बोल रहा हूं कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट कौन है, एक ही रेस्टोरेंट है वो। दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग, ये वो बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। बुक भी कितनी है,
एक ही बुक है। तो दिस जो है वो सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल डे, आज का दिन बहुत अच्छा है। दिस इज माई पेन, दिस प्रॉब्लम इज गिविंग मी हेडेक। दिस प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम मेरे सामने है जिससे मुझे हेडेक हो रही है। दिस कप ऑफ आइसक्रीम इज डिलीशियस, कि ये कप जो आइसक्रीम का है ये डिलीशियस है, जिसको मैं खा रहा हूं। दैट, दैट भी सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और उन एनिमल्स, पीपल्स और थिंग को रिप्रेजेंट करता है जो कि फॉर इन टाइम एंड डिस्टेंस, जो टाइम और डिस्टेंस में ज्यादा दूर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन बाय बुक्स एट अ लोअर कॉस्ट। दैट इज द प्लेस, हम बता रहे हैं उसे कि ये वो जगह है, वो यहां पे नहीं है, वो थोड़ी दूर है। दैट इज माई ब्रदर, कि क्या ये मेरा भाई है। भाई साथ में नहीं खड़ा है, वो दूर है वहां से। दैट इज द कार दैट हिट द लिटिल बॉय, ये वो कार है जिसने उस छोटे लड़के को टक्कर मारी। दैट्स माई ओपिनियन एंड आई एम स्टिकिंग टू इट, ये मेरा ओपिनियन है और मैं इसके ऊपर स्टिक कर रहा हूं। I know the way that can lead to the highway. She broke the vase that her dad had gifted. Vase होता है कलमी मिलाय जिसमें फूल को डालते हैं। I have done the work that will make you happy, कि मैंने वो काम किया है जिससे तुम खुश हो जाओगे। That is your pen, ये तुम्हारा पेन है। That car is expensive, वो कार महंगी है। तो दिस और दैट में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होंगे। दिस जो है वो उन चीजों के लिए यूज होगी जो हमारे पास हैं, नजदीक है, और दैट उनके लिए जो हमसे दूर है। अब दीज और दोज जो हैं ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, दीज और दोज प्लूरल फॉर्म है। दीज जो है वो नियर के लिए, दोज जो है वो फार के लिए। दीज नियर के लिए, दोज फार के लिए। दीज refers to number of people, animal or things that are closer in time and distance, कि जो नजदीक है हमारे, और those which are further away in time and distance, जो कि टाइम और डिस्टेंस में ज्यादा दूर हैं। These are the children who missed their bus. These are, वो चिल्ड्रन मेरे साथ में ही खड़े हैं। अब इसको मैं बोलूंगा दिस इज द चिल्ड्रन हु मिस देयर बस, दिस इज द चिल्ड्रन हु मिस हिज बस। अगर दिस लिखना है तो दिस इज द चिल्ड्रन हु मिस्ड हिज बस, और प्लूरल में लिख रहा हूं तो दीज आर द चिल्ड्रन। These were the cats that were rescued from the nearest neighborhood. These were the cats. बिल्लियां वो मेरे सामने ही है, दूर नहीं है, ठीक है। these लगाया प्लूरल के लिए कि बिल्लियां एक बिल्ली नहीं है, ज्यादा बिल्लियां हैं, पर वो मेरे साथ में ही हैं। those belong to my neighbors, कि ये चीजें जो हैं किसकी हैं, मेरे नेबर्स की हैं। There are so many words there, but those are my favorite. वहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर बट दोज मतलब वो है पर दूर है वो प्लूरल में पर दूर हैं। दीज प्लूरल में है पर नजदीक है। दीज आर माई कजन्स, ये मेरे कजन्स हैं, वो मेरे साथ में ही हैं। दीज बैग्स आर हैवी, ये बैग
हैवी है। अब इसको मैं बोलूं दोज बैग्स आर हैवी, तो मतलब क्या हुआ कि बैग्स तो हैं पर वो थोड़ी दूर हैं। दोज बैग्स आर हैवी। आई नो इट वॉज हॉट टू मेक दोज डिसीजन। दोज मतलब दूर है डिसीजन, वो डिसीजन करना मुश्किल था। She wants those skating shoes for practice. उसे स्केटिंग शूज चाहिए दोज, these नहीं दोज। दोज मीन दूर है वो स्केटिंग शूज जो है फॉर प्रैक्टिस। these flowers smell adorable. इन फ्लावर की स्मेल बहुत ही अच्छी है। एडोरेबल होता है जिसकी सारे तारीफ करते हैं, उसको बोलते हैं एडोरेबल, जिसकी सारी ही तारीफ करते हैं। In those days we went to movie every week. उन दिनों पिछले दिन चले गए वो, उन दिनों हम रोज ही मूवी देखने जाते थे। उन दिनों, आजकल नहीं जा रहे हैं। या होता ना these days. Those cars cost over ₹5 lakh. वो कारें 5 लाख से ऊपर हैं। अगर यहाँ होता these cars cost over 5 lakh, यानी कि वो कारें यहाँ पे हैं, और दोज मतलब वो यहां से दूर हैं। Those birds are going back to their nests. ये वर्ड कहाँ जा रहे हैं? वापिस अपने घोंसले में जा रहे हैं। Okay, thanks for watching.